सूचना आयुक्तों की फाइल लौटाए जाने की चर्चा झारखंड के सियासी हलकों में है। और देखिए, चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें तीनों प्रमुख दलों से एक एक शख्स का नाम दिया गया था। राजभवन यानी लोक भवन जो फाइल भेजी गई थी सरकार की तरफ से, उसमें जेएमएम से तनुज खत्री का नाम था, बीजेपी से शिवपूजन पाठक का नाम था और कांग्रेस से अमूल्य नीरज खलखो का नाम था। अब ये पूरा प्रकरण इस बीच सामने जैसे ही आता है, सूचना अधिकार कार्यकर्ता हैं सुनील महतो, उनकी तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई जाती है। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू होती है और सूचना अधिकार नियम 2005 का हवाला दिया जाता है कि भाई अगर कोई सियासी बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक दल से है, तो उसे सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता है। अब जो पूरी बात निकलकर सामने आ रही है अब कि सियासी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि वालों को नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा और क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, ये पूरा मुद्दा तूल पकड़ चुका है और इसमें अब विपक्ष भी सत्ता पक्ष को कोस नहीं सकता है। सत्ता पक्ष या जेएमएम ने इतनी होशियारी की थी कि उसमें बीजेपी से भी एक नाम था, कांग्रेस से भी एक नाम था। बिल्कुल, देखिए, पहली बार मुख्यमंत्री आवास में अगर कहें तो बाबूलाल मरांडी पहुंचे और इसी विषय पर लगभग 3 घंटे तक बैठक हुई थी। और इससे पहले ये लंबित रह गया था क्योंकि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे और इसकी नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष होना अनिवार्य होता है। जब इस पर मुहर लगी, ये नाम चर्चा हुए और उसके बाद जब फाइल राजभवन पहुंचा, तभी से विवादों में ये रहा। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर सवाल उठते रहे, लेकिन अंत में जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद राज्यपाल ने विधिक सलाह ली और सीधे तौर पर यह कहा कि इसको लेकर के आरटीआई एक्ट और जो कोर्ट के पूर्व फैसले हैं उस दोनों का अध्ययन करते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है कि इस फाइल को फिलहाल लौटा दी जाए। तो जो 4 नाम इसमें सूचना आयुक्त के लिए भेजे गए थे उसमें पत्रकार अनुज सिन्हा का नाम था। फिर उसके बाद अगर देखें तो जो जेएमएम के नेता हैं और आईटी सेल के मेंबर हैं वो तनुज खत्री, उनका नाम था। कांग्रेस के नेता अमूल खलको जी का नाम था और बीजेपी के नेता शिवपूजन पाठक का नाम था जो कि मीडिया प्रभारी है। तो सीधे तौर पर यह भी आपत्ति दर्ज कराई गई है कि सूचना आयुक्त के पद पर वो लोग नहीं चुने जा सकते हैं जो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। तो अब इसका विरोध जब हुआ और बुलंद आवाज से शिकायत राज्यपाल तक पहुंची, तब राज्यपाल ने विधिक सलाह लिया। जो फैसले थे पहले से कोर्ट के, उनका भी अध्ययन कराया, फिर इस फाइल को लौटा दी गई है। लेकिन अगली सुनवाई फिर इस पर 13 अप्रैल को होने हैं। इससे पहले अब लग नहीं रहा कि मामला जो है सुलझ पाएगा। लेकिन फिर अब कोर्ट में क्या कुछ सरकार अपनी दलील देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो एक तरह से कहें कि नया विवाद शुरू हुआ, एक जो सभी दलों को समाहित करने की कोशिश हुई थी, इसमें एक नाम कांग्रेस से, एक नाम जेएमएम से, एक नाम बीजेपी से और फिर एक पत्रकार का नाम गया था। तो अब देखना होगा कि आखिर सरकार अगला स्टेप क्या उठाती है। जब दोबारा फाइल भेजती है तो इनमें किनके नाम अंकित किए जाते हैं और फिर उसके बाद जो फैसले हैं वो राज्यपाल उस फाइल पर जो फाइल लौटाए हैं उसके बाद जो फिर से एक बार फाइल जाता है तो क्या उस पर हस्ताक्षर करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त मतलब इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर कई तरह के मामले भी दर्ज होते हैं विरोध और आंदोलन के दौरान के। तो ऐसे में तनुज खत्री और अमूल्य नीरज खलखो के ऊपर कुछ मामले भी दर्ज होने की सूचना राजभवन तक पहुंची है, ऐसी सूचना भी आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इस तरह की शिकायत जो है उन तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने ये जरूर निर्णय लिया और विधिक सलाह के साथ इसको वापस किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कल सुबह सुबह राजभवन पहुंचे थे, उनके साथ भी उन्होंने विमर्श किया इसको लेकर के। लेकिन फिर अंत में निर्णय लिया गया कि नहीं, इसको लौटा दिया जाए। फिलहाल सरकार को वापस भेज दिया गया है। सरकार इस पर फिर से मंथन करेगी और उम्मीद है कि फिर से एक बार बैठक होने के बाद ही फिर से नए नाम और नई सूची तैयार कर जो है राजभवन को भेजा जा सकता है और फिर इस पर मुहर लगाएंगे राज्यपाल, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि राज्य में नया सूचना आयुक्त जो है किसे मनोनीत किया जाता है। बिल्कुल, तो इस पूरी प्रक्रिया पर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि राजभवन ने विधि विशेषज्ञों से राय ली थी और अब देखिए इसमें नियमावली यही है कि क्षेत्र विशेष में कोई विशेष योगदान, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जिनका विशेष योगदान हो उन्हें ही सूचना आयुक्त के पद पर मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब राजनीतिक दलों के प्रवक्ता या राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को सूचना आयुक्त के तौर पर उनका नाम भेजा गया था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह हो गया है कि अब आगे इसका समाधान क्या होगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील महतो जुड़े हुए हैं। सुनील महतो जी, जिस तरह से आपने आपत्ति दर्ज कराई थी काफी पहले ही, क्या कुछ नियमावली क्या कुछ कहती है सुनील जी? नियमावली तो 15 ये कानून की धारा 15 की उपधारा 6 स्पष्ट कहती है कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस पर नियुक्ति के लिए अपात्र हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी झारखंड में कई सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इस बार लगता है पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को जो प्रवक्ता की भूमिका में दिखाई देते हैं उनके नामों की अनुशंसा की गई थी। और देखिए, विडंबना यह है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष भी नहीं कह सकता, क्योंकि विपक्ष के लोगों के भी नाम थे इसमें। बिल्कुल, इसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिले हुए हैं और ये इन लोगों ने मिल करके कि जो इन संवैधानिक संस्था है उसको अपना एक कहें वो जो बाकी जो सरकारी कार्यालयों की तरह ही वो बनाना चाह रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार के मामले लोगों के सामने न आ पाए। तो सुनील जी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर आपकी अब सरकार से क्या मांग रहेगी? हम तो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सूचना आयोग को कार्यशील किया जाए और योग्य लोगों की नियुक्ति हो और पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि जो संस्था पारदर्शिता की संरक्षक है उसी आयोग में जो नियुक्तियां होंगी अगर उसमें अपारदर्शिता होगी तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों में, एक तो नमित शर्मा का मामला है, दूसरा जो रिसेंट का मामला है अंजलि भारद्वाज का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया हुआ है कि जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उसकी सूची, उसके बाद उनकी योग्यता क्या है, विशेषज्ञता क्या है और उनको जो शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में डालनी है। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों की अनुशंसा की जाएगी उसका क्या आधार है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से गुपचुप तरीके से किया है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मंशा क्या थी। 25 तारीख को जो मीटिंग हुई, बैठक के पहले एक सार्वजनिक नहीं किया गया कि किन किन लोगों ने आवेदन किया है और उनकी योग्यता क्या है। उसमें से जो 400-500 आवेदन आए उसको शॉर्टलिस्ट किसने किया, किन लोगों ने किया, उसका आधार क्या था, उसका कमेटी के पास कितने नाम आए, कौन कौन से नाम आए, उसका आधार क्या था, ये सब सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए थी। और हम सरकार से ही मांग करते हैं कि भी जो भी कानून के प्रावधान हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में जितनी जल्द हो सके नियुक्तियां हों। बिल्कुल सुनील जी, देखिए राज्यपाल ने हालांकि फाइल वापस कर दी है, लेकिन ये मामला अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है। तो लगता है ये, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई सारे आवेदन आए थे उसमें से चंद आवेदन को ही शॉर्टलिस्ट किया गया, तो इस पर भी लगता है विस्तार से चर्चा होगी अब अदालत में। देखिए, अदालत में अभी तक तो सरकार ने इस चीज को लेकर के कभी कोई पक्ष रखा ही नहीं हो। अभी तक अदालत द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्तियां हों। और अब यदि सरकार द्वारा जो नियुक्तियां जिनको प्रयास किया जाएगा भविष्य में, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी तो इन मामलों में भी अदालत में चर्चा होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि उसकी जो अंजलि भारद्वाज का जो केस है उसका पारा 67 में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जितने भी आवेदक हैं उनकी योग्यता क्या है, जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनकी अनुशंसा की जाएगी, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो चलिए सुनील जी, उम्मीद की जाए कि आगे ये सिस्टम दुरुस्त होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील महतो, जिनका कहना था कि सरकार ने यह गलत प्रक्रिया अपनाई थी, पब्लिक डोमेन में इन नामों को उजागर नहीं किया गया था, उनकी क्या योग्यता है, उनका क्या पिछला पृष्ठभूमि है, इन तमाम चीजों पर जनता को जानकारी नहीं दी गई थी और इसी बाबत उन्होंने शिकायत भी राज्यपाल से मिलकर दर्ज कराई थी। अब इस पूरे मामले पर 13 अप्रैल को बताया जा रहा है कि अदालत में भी सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि अदालत इस पर क्या कुछ निर्देश जारी करता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।